हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा दूसरा सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था अभी पिछले सेशन में कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे कैसे फ्लक्चुएट होता है, क्या क्या डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे वो चेंज होता है, क्यों डिमांड करी जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, सप्लाई सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो एक्सचेंज रेट होता है ये कैसे चेंज होता है डिमांड के साथ, और आपका डिमांड के साथ, आपका प्राइस के साथ आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है घटती है, कैसे क्या चेंज होता है वो हम आज पढ़ेंगे। फिर चेंज इन डिमांड भी पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिक्रीज या इंक्रीज इन द डिमांड या सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो वर्ड पढ़ लेते हैं, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। जब मार्केट फोर्सेस की वजह से डिप्रिशिएट और एप्रिशिएट होती है करेंसी, फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में, तो उसको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट फिक्स करती है रेट और उसकी वजह से आपकी करेंसी डिक्रीज होती है, डिवैल्यूएट होती है, तो उसको डिवैल्यूएशन बोला जाता है। और जब गवर्नमेंट रेट फिक्स कर देती है और उसकी वजह से आपकी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, तो वो क्या कहलाता है? रिवैल्यूएशन। यानी कि इनका मतलब क्या हुआ डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का? इफ currency is appreciated या currency is depreciated by the rate at which is fixed by the government, तो वो कहलाता है डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। इसका मतलब depreciate in the value of currency, depreciate in value of domestic currency। ठीक है, जिसमें रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। मार्केट फोर्सेस करते तो डेप्रिसिएशन बोला जाता, लेकिन डिवैल्यूएशन बोला जाएगा रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया भाई, फॉर एग्जांपल कि पहले $1 $50 का मिलता था, अब गवर्नमेंट ने कह दिया भाई $1 भाई अब मिलेगा $60 का। अब देखिए, मेरे को पहले $50 लगते थे $1 खरीदने में, अब मेरे को $60 लगेंगे, ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि मेरी वैल्यू क्या हुई है? मेरी डिक्रीज हुई है। उसको बोला जाएगा डिवैल्यूएशन, क्योंकि ये जो फिक्स करा गया है किसके द्वारा फिक्स करा गया है? गवर्नमेंट के द्वारा। बाय गवर्नमेंट अगर फिक्स हुआ है रेट और उसकी वजह से मेरा डेप्रिसिएशन हुआ है, तो उसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन। और वाइस वर्सा इसका मान लेते हैं, पहले $1 $50 का था, अब वो $40 का कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है और इसको बोला जाएगा रिवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये दो वर्ड थे, मैं पिछले उसमें मैं नहीं करा पाया था, ये आज हमने कवर कर लिए। हम यहाँ पे थे अपने टॉपिक पे जिसका नाम था चेंज इन एक्सचेंज रेट। मैं वहां पे लास्ट में मैंने बिल्कुल लास्ट में वीडियो में थोड़ा बहुत आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया था, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड कम होती है, क्योंकि वो ज्यादा महंगा हो जाता है प्रोडक्ट और लोग बाग उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। फिर डिमांड का डेफिनेशन क्या थी? विलिंगली एनेबल टू बाय। विलिंगली एनेबल पर्सन, आपका विलिंग भी होना चाहिए और एबल भी होना चाहिए, उसके पास मनी पावर भी होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो डिमांड होता है। तो जब प्राइस ज्यादा होता है तो आधे लोग तो वैसे ही हट जाते हैं कि भाई हम इतनी तो एक तरीके से मैं कहूँ तो औकात नहीं है खरीदने की, प्राइस ज्यादा है इसका तो नहीं खरीद पाएंगे, तो डिमांड उस चीज की कम होगी। तो ये सेम जो फंडा है लॉ ऑफ डिमांड का, ये यहाँ पे भी चलता है आपका फॉरेन एक्सचेंज में भी। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहते हैं, देखिए, अगर आपने, ये डिमांड कर्व है, अगर अगर आप प्राइस बढ़ा देते हो, मान लेते हैं ये क्यू है और ये ओ है, अगर प्राइस आपका पी से P1 हो जाता है, पी से P1, अगर आप प्राइस बढ़ाते हो किसी चीज का, फॉरेन करेंसी का, यहाँ पे क्या है? फॉरेन करेंसी का प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय फॉरेन करेंसी, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी। अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी फॉरेन करेंसी की। ऐसे ही वाइस वर्सा इसके केस में सप्लाई में आ जाएगा कि अगर आप सप्लाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सप्लाई है, अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जितना जितना प्राइस बढ़ता जाता है प्रोड्यूसर उतना उतना प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा। अगर पहले मान लेते हैं $100 का प्रोड्यूसर हुआ, मैं देखिए सप्लाई को हम हमेशा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, डिमांड को हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये डिमांड है और ये सप्लाई है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है,
अब अगर ज्यादा सप्लाई कर रहा हूं, ज्यादा प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है तो मेरे को ज्यादा मार्जिन बढ़ रहा है, मेरा मार्जिन बढ़ रहा है या फिर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहूंगा, मैं ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगा, तो ये सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप प्राइस इंक्रीज करते हो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। लेकिन डिमांड में उल्टा होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आपकी डिमांड कम होती है। तो ये चेंज इन इफेक्ट का या फिर चेंज इन एक्सचेंज रेट का इफेक्ट होता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसको समझ सकते हैं। इसमें बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, हम उस पर आते हैं, इम्पैक्ट। इसकी मैं 4 सिचुएशन बना देता हूं कि आप क्या करते हो। कुछ अब आप एग्जिस्टिंग रेट पे, उतने ही रेट पे, फॉर एग्जांपल मेरा $1 था 60 रुपीज का, जो डिमांड है, रेट यही है, मेरा रेट यही है लेकिन डिमांड मेरी बढ़ रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। रेट यही है लेकिन डिमांड मेरी कम हो गई तो फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। डिमांड रेट यही है लेकिन मेरी सप्लाई बढ़ गई या फिर मेरी सप्लाई कम हो गई, यानी कि एग्जिस्टिंग रेट पे, किस पे, एग्जिस्टिंग रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड और सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने का। सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज किसका, डिमांड और सप्लाई किस पे, एग्जिस्टिंग रेट पे। सेम इसी रेट पे मेरी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर मेरा डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिचुएशन में लिख देता हूं। सबसे पहले हम इसको तो हम इसको देखिए 4 सिचुएशन बनेगी। एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। तो 4 सिचुएशन बनेगी। मैं इसको 4 सिचुएशन में कन्वर्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को। सबसे पहले आता है, कोई भी उठा लो आप, सिचुएशन फर्स्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर फॉरेन एक्सचेंज में बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो इस टॉपिक में होती है, और मैं कोशिश करूंगा इस कंफ्यूजन को आपको दूर करने की, और बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको इसको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूं। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस पे, हमारे डोमेस्टिक करेंसी पे, हमारे डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैं इसको, ये देखिए आप खुद, मैं जब समझा दूंगा मैं उसके बाद यहाँ पे इस वर्ड को फील करूंगा कि ये होगा क्या यहाँ पे, या फिर डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट जो भी होगा फॉर डोमेस्टिक करेंसी। अगर मेरे इंक्रीज हो रहा है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी तो मेरी डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी कि इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर, डॉलर की डिमांड बढ़ने या घटने में, मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ने या घटने पे मेरे रुपीज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए, आप मेरे को एक चीज बताइए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। 2 शॉपकीपर है भाई, ए और बी। ठीक है, 2 शॉपकीपर है ए और बी। ये जो शॉपकीपर है, ये दोनों शॉपकीपर सामान बेचते हैं, रिटेलर टाइप में है। ठीक है, ये क्या करता है, ए कुछ ऐसी चीजें बनाता है, यूनिक चीजें बनाता है। ये क्या करता है, यूनिक चीजें बनाता है और उनको सेल आउट करता है, यूनिक चीजें बनाता है और उनको सेल आउट करता है। ये क्या करता है, ये दूसरा माल खरीदता है और बेचता है, यानी कि रिटेलिंग का काम करता है। ये यूनिक चीजें बनाता है, ये यूनिक नहीं बनाता, ये नॉर्मल आप कह सकते हो, नॉर्मल कोई चीज बनाता है और इसको सेल आउट करता है। आप खुद बताइए पैसा कौन ज्यादा चार्ज करेगा, यूनिक चीज का पैसा ज्यादा चार्ज होगा या नॉर्मल चीज का। जो हर जगह मिल जाने वाली चीज है उसका पैसा ज्यादा होगा, या जो एक ही जगह मिलती है, भाई मोनोपोली है इसकी, तो मोनोपोली वाला हमेशा प्राइस ज्यादा चार्ज करता है। इसके पास एक यूनिक है, वैल्यू है इसके पास, यानी कि इसके पास एक ऐसी चीज है जो वैल्यू एड यही कर सकता है, तो ये ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। तो इसका मतलब क्या समझे आप यहाँ पे, अगर किसी चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। इसका मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहता हूं तो मैं पेट्रोल का एग्जांपल ले लेता हूं। भाई आप ये बताइए,
अगर अगर डिमांड पेट्रोल की, आपके पास 1 लीटर पेट्रोल बचा है, ये दुनिया का लास्ट 1 लीटर पेट्रोल है भाई, इसके बाद पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेट्रोल 1 लीटर है और आपके पास खरीदार है एक ही खरीदार है, मतलब सर एक ही बंदा है जिसके पास गाड़ी है, वही खरीदना चाहता है। प्राइस कौन डिसाइड करेगा, ये या ये? क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, अकेला बंदा है, म्यूचुअल है, म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, आसपास का लेके ये भी एग्री हो जाएगा और ये भी एग्री हो जाएगा बीच के किसी प्राइस पे, इसकी डिमांड नहीं है। अब मान लेते हैं सेम 1 लीटर पेट्रोल को 100 बंदे खरीदना चाहते हैं, वो कहता है मेरे को दो, वो कहता है मेरे को, अगला कहता है, ये कहता है भाई मैं 50 रुपए दूंगा, वो कहता है मैं 100 रुपए दूंगा, वो कहता है मैं 150 दूंगा, नीलामी लग जाएगी, ऑक्शन होगा। मतलब सर जिस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती रहती है उस चीज का प्राइस भी यहाँ पे मार्केट में बढ़ता रहता है। अब जैसे पेट्रोल है, अगर 1 लीटर पेट्रोल बचा है तो ये उसको बेचेगा जो सबसे ज्यादा पैसे प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा रेट लगाएगा। तो अगर आपका इंक्रीज होता है डिमांड मार्केट में तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, अगर आपकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज होती है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, ये समझ में आया? यानी कि अगर कोई चीज इजीली मिल जाती है तो उसका प्राइस कम होता है, जो मेहनत से मिलती है उसका प्राइस ज्यादा होता है, चाहे वो भाई कामयाबी हो चाहे कुछ भी हो। देखिए अगर कोई चीज मार्केट में, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, मान लेते हैं डॉलर की डिमांड ज्यादा है, डॉलर की डिमांड क्या है, ज्यादा हो रही है भाई मार्केट में, लोग बाग ज्यादा मांग रहे हैं, तो यूएसए गवर्नमेंट क्या करेगी, डॉलर का प्राइस क्या देगी, आज से हम $1 को इतने रुपए में बेचेंगे, इतने अफ्रीकन में बेचेंगे, डॉलर में बेचेंगे, इतने सिंगापुर डॉलर में, मतलब वो अपना रेट बढ़ा देंगे। वो कहेंगे क्योंकि लोग बाग हमसे ज्यादा मांग रहे हैं, लोग बाग हमसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो हम अपना प्राइस ज्यादा करेंगे, चार्ज हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो जैसे ही आपके डॉलर की डिमांड बढ़ती है आप रेट हाई कर देते हो, रेट क्या कर देते हो, हाई। आप बोलोगे यहाँ पे $1 पहले मिलता था 50 रुपए का, अगले दिन डिमांड ज्यादा हो गई, मार्केट में डिमांड जैसे ही ज्यादा हुई, आप बोलोगे भैया सुनो, डॉलर पहले ना 50 में मिलता था ना, अब 60 में मिलेगा, मैंने अपना रेट बढ़ा दिया। तो अगर डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ती है तो मेरी करेंसी, यहां पे ध्यान दीजिए, पहले मेरे को 50 रुपए लग रहे थे किसी करेंसी को, उतनी करेंसी को खरीदने में, अब मेरे को 60 रुपए लग रहे हैं सेम चीज को खरीदने में, यानी कि मेरी करेंसी की वैल्यू कम हुई है, यानी कि डेप्रिशिएट हुई है, डिक्रीज हुई है। तो जो ये मैंने यहाँ पे कॉलम छोड़ा था इसमें क्या आएगा, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है, डॉलर फॉरेन करेंसी की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, तो कॉमन सेंस उसका प्राइस भी बढ़ रहा है भाई, वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो लोग तो वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज करेगा, और वो कहेगा सुनो पहले आपको मैं $1 50 रुपए में दे रहा था ना, अब मैं 60 रुपए में दे रहा हूं, लेना हो तो लोग, वरना लाइन में और भी लोग लगे हुए हैं वो भी ले लेंगे। तो आप कहोगे चलो यार कोई बात नहीं दे दो, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट किया है। पहले इसी सेम चीज के लिए मेरे को 50 रुपए देने पड़ रहे थे, सेम चीज के लिए मेरे को 60 रुपए, 10 रुपए का लॉस है, यानी कि डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ठीक है, समझ में आता है। पहली सिचुएशन क्या है, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी लेड्स टू डिक्रीज या डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं, आप प्लीज इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आप एज अ नोट ट्रीट कर सकते हो। ये देखिए, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी थी ये, मान लेते हैं इसकी डिमांड बढ़ रही है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट जो भी हम लेते हैं, ठीक है। ये आपका सप्लाई था, इक्विलिब्रियम पे था पहले, ये आपका सप्लाई कर्व होता है, ये आपका डिमांड कर्व होता है, ये आ जाएगा D1 और D1 जो न्यू कर्व है। अब देखिए जैसे ही आपने इसकी डिमांड बढ़ा दी, मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज के डॉलर का प्राइस है और ये डॉलर की क्वांटिटी डिमांडेड है, जैसे आपने इसकी वैल्यू या डिमांड बढ़ाई मार्केट में, इसका प्राइस भी P से P1 हो गया, और डिमांड तो ज्यादा करी हमने, जैसे हमने इसकी डिमांड बढ़ाई है इसका प्राइस बढ़ गया यहाँ पे। तो ये कहलाता है इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिप्रिशिएशन ऑफ अवर डोमेस्टिक करेंसी है। अपनी डोमेस्टिक करेंसी कैसे डेप्रिशिएट हुई है, रीजन ये रहा, ठीक है। समझिए इसको, देखिए, चलिए अब इसी को मैं चेंजमेंट कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब मैं कहता हूं कि इस चीज को मैं वापस से हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं इंक्रीज की जगह डिक्रीज इन डिमांड, इंपैक्ट ऑफ सिचुएशन सेकंड डाल देते हैं यहां पे हम, सिचुएशन सेकंड,
इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अब क्या होगा भैया, आपके फॉरेन करेंसी की डिमांड कम है, डॉलर को कोई खरीदना ही नहीं चाहता, अब उसकी वैल्यू तो कम जाएगी। अगर कोई चीज हर जगह मिल रही है फिर उसको कोई खरीदना नहीं चाहता, मेले में गए हो भाई, मेले में सुबह चीजें महंगी होती है लेकिन शाम को सस्ती हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसीलिए हो जाती है क्योंकि शाम को उस सेलर को भी पता है कि अभी बिकने वाली नहीं है। अगर मैं सुबह 10 रुपए चार्ज कर रहा था ना इस चीज का, कोई 7 दे दे, 8 दे दे, 5 भी दे दे, बेच दूंगा भाई, लेके जाना तो नहीं पड़ेगा, खर्चा बढ़ाऊंगा लेके जाने का। तो अगर आपकी डिमांड कम है तो आप कहते हो ले जाओ भाई, किसी तरह निकल जाए, प्राइस कम हो जाएगा। आप यहां पे लिखोगे इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर डॉलर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में, मैं यहां पे बात कर रहा हूं पूरी इंटरनेशनल मार्केट की, अगर डॉलर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम है, यानी कि अब डॉलर को कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, तो पहले जो $1 की कीमत थी 50 रुपए, हम भी नहीं खरीदना चाह रहे, अब हम कहेंगे सुनो भाई 40 रुपए दे रहा हूं, लेना है तो डॉलर देना है तो दो वरना मत दो। मतलब पहले वो चार्ज कर रहा था 50 रुपए हमसे, अब हम कह रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड है ही नहीं मार्केट में, हमें पता है इसको कोई खरीदेगा नहीं, हम बोलेंगे सुनो 40 रुपए में देना है तो दो वरना रहने दो। वो कहेगा यार चलो इतना नहीं तो चलो ठीक है मान लेते हैं, आपकी मान लेते हैं। वो कहता ठीक है 40 में ले जाओ इसको, यानी कि आपने इस पहले उसी चीज का 50 रुपए दिया है, अब सेम उसी चीज का आप कल कितना दे रहे हो 40, तो आपका प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का, आपकी जेब में बच गया। तो आप क्या कहते हो? एप्रिसिएशन। हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हुई है, पावरफुल हुई है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आपकी डिमांड कम होती है मार्केट में फॉरेन करेंसी की, तो हमारी करेंसी की डिमांड या फिर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हम फिर उसको एक तरीके से मैं कहूं, हम उसको नाप तोल में आ जाते हैं। उसके में नाप तोल में मतलब सर हम उसको एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम उसके साथ डील कर सके कि कम में देना है तो दे वरना रहने दे। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए, वही डिमांड और सप्लाई है। अब देखिए इसकी डिमांड कम हुई है ना, डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब अगर किसी चीज की यहाँ पे पहले प्राइस था, यहाँ पे क्यों था, अब देखिए अब इसका प्राइस भी डाउन आएगा, और अगर इसका प्राइस डाउन आ गया, यानी कि अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस डाउन आ गया, हमारी करेंसी बढ़ जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी, और अप्रिशिएट होगी तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, सॉरी डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, चलिए उम्मीद करते समझ में आया होगा। इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी लेड्स टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसको बोलेंगे एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन क्या बनेगा? एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी लेड्स टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इज इट ट्रू? इफ ट्रू एक्सप्लेन। ये आपको 3 से 4 नंबर के मार्क्स में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। और आपको एक ध्यान रखिए, जब भी आप इन चीजों को एक्सप्लेन करें ना, डायग्राम जरूर बना के दिखा के आइए। डायग्राम हमेशा इकोनॉमिक्स में की पॉइंट रहता है, नंबर मिलते हैं डायग्राम के आपके। ठीक है, आपने उम्मीद करते हैं आपने समझ में लिया होगा या फिर लिख भी लिया होगा। थर्ड सिचुएशन आती है अब। थर्ड सिचुएशन इंपैक्ट ऑफ, देखिए इंक्रीज, हम 4 सिचुएशन कर रहे थे। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिमांड के दोनों पॉइंट कर चुके हैं हम, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड दोनों हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सप्लाई पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा है और ये बचा है। तो इंपैक्ट ऑफ, सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई ले लेते हैं। इंक्रीज इन डिमांड की जगह क्या आ जाएगा? सप्लाई। अब आप खुद बताएंगे एप्रिशिएट होगा डेप्रिशिएट होगा। देखिए अगर कोई चीज जिसकी मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, उसका प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा? सर नहीं पता, बताइए, दोबारा बताइए। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऐसी चीज है जो मार्केट में हर एक दुकान पे मिलती है, दुकान पे मिलती है क्या, 100 पैकेट मेरे पास उसके रखे हुए हैं, तो जो मार्केट में डिसाइड कर रखा होगा रेट उसी में जा रही है। ठीक है, मेले में बैठा मैं उसी की बात कर लेता हूँ। बिक सुबह नहीं, और बिकी सुबह बिकी नहीं बिकी तो शाम को आ जाता है टाइम। अब शाम को टाइम आने पे क्या होता है, वो मेरे पास 100 के पैकेट के 80 पैकेट रह जाते हैं, 20 ही बिकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, उनको निकाल दो यार, यानी कि मार्केट में निकाल दो, कम पैसों में निकाल दो उनको। अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है मार्केट में, किसी चीज की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होती है तो उसका प्राइस कम होता है,
वो हर जगह मिलने वाली चीज हो जाती है, फिर यूनिक नहीं रहती है वो। तो मतलब अगर आपका सप्लाई ज्यादा है, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर की सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, डॉलर की सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, हर दुकान पे डॉलर मिल रहा है, समझ रहे हो, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं है। अगर कोई, भैया सिंपल सी बात है, अगर हर चीज जो आदमी हर उस पे मिलता है आपको, उसकी वैल्यू नहीं होती है, हमें हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो सेम चीज आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए कि अब जो भी सप्लाई होती है, अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस में है, वो हर जगह मिल रहा है, तो उसका प्राइस नहीं होगा इतना, उसका प्राइस इतना नहीं होगा, प्राइस डाउन होगा। और अगर डॉलर का प्राइस डाउन है, अगर डॉलर का प्राइस डाउन है तो हमारा प्राइस अप होगा, राइज होगा। कैसे देखते हैं, पहले मान लेते हैं $1 भाई 60 रुपए का आ रहा है भाई, अब ये डॉलर, इसकी डिमांड, सॉरी सप्लाई इसकी बढ़ गई, मार्केट में बहुत ज्यादा मिलने लग गया ये, यानी कि इसका प्राइस अब डाउन हो जाएगा, हर जगह मिल रहा है, तो ये कहेगा अब $1 सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का ले जाओ। तो अब देखिए, पहले मेरे को $1 खरीदने में 60 रुपए लग रहे थे, अब वो सेम $1 खरीदने में मेरे को कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपए लग रहे हैं, मेरे को 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में फॉरेन करेंसी की, एप्रिशिएट हो जाती है हमारी करेंसी, क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो जाएगा, डॉलर तो डेप्रिशिएट होगा प्लस हमारा एप्रिशिएट होगा। सिंपल सी बात है, अगर डॉलर कम होता है तो हमारी वैल्यू बढ़ती है, और अगर हमारी वैल्यू बढ़ती है तो डॉलर की वैल्यू कम होती है, हमारी वैल्यू कम होती है डॉलर की बढ़ती है। कॉमन सेंस है, ठीक है। इसका डायग्राम और देख लेते हैं। ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अब देखिए, सप्लाई है, इंक्रीज है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप, ये पॉइंट आ गया, पहले प्राइस ये था, अब प्राइस नीचे आया, डाउन आया है प्राइस, और क्वांटिटी आपकी ज्यादा हो रही है, सप्लाई में क्वांटिटी आपकी ज्यादा, मार्केट में ज्यादा मिल रही है चीजें, और प्राइस उसका कम हो गया। तो इसी वजह से अगर डॉलर का प्राइस कम होता है तो हमारा प्राइस बढ़ जाता है। ये आप डायग्राम भी बना सकते हो। फिर फोर्थ सिचुएशन, ये 3 सिचुएशन हो गई, अब आती है फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ में क्या है, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि मार्केट में डॉलर मिल ही नहीं रहे। भैया मार्केट में कोई चीज मिल ही नहीं रही तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, बिल्कुल होती है सर। मान लेते हैं मार्केट में 2 ही पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट है, 2 ही पार्ले जी के पैकेट है भाई मार्केट में, ले जाओ जिसको चाहिए, सप्लाई नहीं है, आ ही नहीं रही। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लॉकडाउन में कोई भी चीज, सिगरेट है या फिर आप मान लीजिए कोई खाने की चीज है, कुछ भी है लॉकडाउन में हर चीज का प्राइस बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी, दुकान पे आ ही नहीं रहा था। अब दुकानदार क्या कर रहा था, ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा प्राइस। 2 बंदे आए, एक पैकेट है, या फिर मान लेते हैं एक ही टूथपेस्ट है, 2 बंदे आए, वो कहता मैं 10 रुपए दूंगा, वो कहता मैं 15 दूंगा, सप्लाई है नहीं, सप्लाई नहीं है मार्केट में, एक ही सप्लाई है, जो ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा। यानी कि अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आप क्या करोगे इसी केस में, अगर यहाँ पे अगर डॉलर की सप्लाई मार्केट में कम है, भाई डॉलर तो आ ही नहीं रहा, तो ये महंगा हो जाएगा, यानी कि ये डॉलर क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा। सप्लाई कम हो गई मार्केट में, इसका प्राइस बढ़ गया, और अगर डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी करेंसी डाउन जाएगी। हम बोलेंगे पहले $1 मिल रहा था 50 रुपए का, अब $1 मिलेगा 60 रुपए का, लेना है तो लो वरना रहने दो, क्योंकि सप्लाई तो आ ही नहीं रही, मेरे पास ही, किसी और के पास तो है नहीं। तो अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा प्राइस कम होगा, और आप यहां पे लिखेंगे डेप्रिशिएट। फॉर डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिशिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो रुपीज डाउन होगा ही होगा। देखिए ये सिचुएशन होती है, वाइस वर्सा होता है, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो रुपीज का प्राइस कम होगा, अगर रुपीज का प्राइस बढ़ रहा है तो डॉलर का प्राइस कम होगा। यानी कि जो रेट होता है इनमें वाइस वर्सा रिलेशनशिप होती है, अगर डॉलर बढ़ता है तो रुपीज नीचे जाएगा, और अगर रुपी पावरफुल होता है तो डॉलर नीचे जाएगा। ठीक है,
तो ये चार सिचुएशन थी, इन्हीं में मोस्टली बच्चों को इसी सिचुएशन में दिक्कत आती है, फिर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है। क्वेश्चन बोल देगा इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, बताइए एक्सप्लेन करिए 4 नंबर, तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है वहां पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं इसी में ही अपना, फॉरेन मार्केट, एक्सचेंज मार्केट। यहां तक आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला जो सिस्टम है ना, वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है यहां तक। अब हम आ जाते हैं मार्केट पे, मार्केट के फंक्शंस पे, क्रेडिबिलिटी, ये सब हेजिंग वगैरह ये सब देखते हैं। यहाँ ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, फिर आपका ये टॉपिक, ये जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की, हमने बात कर ली है भाई। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए मार्केट क्या होता है। मार्केट मतलब जहां पे बायर और नंबर ऑफ द बायर्स होते हैं और नंबर ऑफ द सेलर होते हैं। और हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट की। वो मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज हो, वो मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज हो, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल आ रहा है, जा रहा है, रेट एक्सचेंज हो रहे हैं, रुपीज करेंसी एक्सचेंज हो रही है, उस मार्केट को हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, इसमें दो तरह की मार्केट होती है, एक स्पॉट मार्केट होती है और एक फ्यूचर मार्केट होती है। ये दो तरह के रेट होते हैं, स्पॉट रेट होते हैं और एक होता है फॉरवर्ड रेट या फ्यूचर रेट, जो भी आप बोलो। ये समझिए होता क्या है। देखिए स्पॉट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे। मैं यहाँ पे दो चीज लिखना चाहता हूं, डील ऑन द स्पॉट भी हुई है एंड पेमेंट भी ऑन द स्पॉट हुई है, यानी कि डील या फिर आप बोलो एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑन द स्पॉट हुआ है, आज ही सारा एक्सचेंज हो गया, आज ही सारी डील हो गई है, और पेमेंट पेमेंट भी आज ही हो गई है ऑन द स्पॉट, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉट रेट या स्पॉट मार्केट। स्पॉट रेट या स्पॉट मार्केट क्या होती है? जहां पे डीलिंग भी ऑन द स्पॉट हो और पेमेंट भी ऑन द स्पॉट होती है। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, या फॉरवर्ड रेट में क्या होता है? देखिए समझिए, फॉरवर्ड मार्केट में, इसको मार्केट पे लिख लो आप ना। देखिए फॉरवर्ड मार्केट में डीलिंग तो आज ही होती है, डीलिंग या एक्सचेंज तो आज ही होती है, डील ऑन द स्पॉट होता है, लेकिन पेमेंट इन फ्यूचर होती है। क्या होती है? पेमेंट इन फ्यूचर। आप एक फ्यूचर रेट पे डिसाइड कर लेते हो, फ्यूचर रेट पे डिसाइड करते हो कि पेमेंट कितनी होगी। कि भैया फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2024 को मैंने एक डीलिंग की है और इसकी जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो 2 महीने बाद करूंगा, यानी कि 1 मार्च को करूंगा। इसकी पेमेंट कब होगी? 1 मार्च 2024 को। और हम रेट जो डिसाइड कर रहे हैं, जो रेट डिसाइड कर रहे हैं, वो आज ही रेट डिसाइड कर लेते हैं हम। तो ये होता है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है आप लिख लीजिए, मैं होप करता हूं आपने लिख लिया होगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? जहां पे आपका फॉरेन करेंसी की सेल और परचेज होती है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग वगैरह होती है, जो भी होती है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या रेट बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। इसके फंक्शंस देखिए, सबसे पहला ये फंक्शन है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन, यहां पे लिख देता हूं मैं, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो सबसे पहला आता है ट्रांसफर फंक्शन। क्या आता है? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है? आपका गुड्स, आपकी करेंसी एक जगह से या फिर एक डीलर के पास से दूसरे डीलर के पास ट्रांसफर होती है, उसी को बोला जाता है ट्रांसफर फंक्शन। ये जो मार्केट है ये आपको मिलाती है किनको? बायर ऑफ फॉरेन करेंसी और सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जांपल, मेरे को डॉलर चाहिए और मेरे पास रुपीज है, तो मार्केट में जाऊंगा, उस बंदे को मैं ढूंढूंगा जिसको रुपीज चाहिए और जो डॉलर दे सके, मेरे वाइस वर्सा। मेरे को डॉलर चाहिए, रुपीज है, उसको रुपीज चाहिए, उसके पास डॉलर है, तो वहां पे आपको मार्केट हमें एक प्लेस होता है जो बायर और सेलर को ऐसे ही मिलाता है, तो वहां होता है ट्रांसफर फंक्शन। अब मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा अपनी करेंसी, वो मेरे को ट्रांसफर कर देगा अपनी करेंसी, या फिर मैं अपना गुड उसको ट्रांसफर कर दूंगा, वो मेरे को अपना गुड ट्रांसफर कर देगा। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसफर फंक्शन। सेकंड जो फंक्शन आता है आपका, वो क्या आता है? क्रेडिट फंक्शन। अब ये क्रेडिट फंक्शन क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार।
कई बार क्या होता है कि भैया मेरे को डॉलर चाहिए लेकिन अभी देने के लिए पैसे नहीं है, तो मार्केट वाले लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं आपको एक बिल लिख देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज इसके लिए दे देते हैं हम। क्या लिख देंगे हम आपको? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें लिखा होगा कि भाई ये नाम का बंदा है, इसने $1000 मेरे से लिए और ये इस दिन को मेरे को पेमेंट कर देगा, ठीक है। ये बोलता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्रेडिट फंक्शन का मतलब आपको उधारी का काम मिल जाता है। जो मार्केट होता है वो आपको क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास अभी करने के लिए, पेमेंट करने के लिए अभी अगर आपके पास करेंसी नहीं है, कोई बात नहीं, आप 30 दिन बाद पेमेंट कर देना, 60 दिन बाद पेमेंट कर देना। ये होता है क्रेडिट फंक्शन, यानी कि डेफर्ड पेमेंट। क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। थर्ड एक इसमें आता है हेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपके सिलेबस में तो खैर इतना नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, उसमें मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है वो हेज लगता है। हेजिंग, हेज। हेज का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग रिस्क। हेजिंग का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग द रिस्क। मतलब मैं सर इसको एक टॉपिक लेके समझाता हूं आपको, चलिए देखिए। ऐसा करते हैं, आप पहले ये लिख लीजिए हेजिंग फंक्शन, इसको आप ये लिखिए हेजिंग फंक्शन। तो मार्केट के 3 फंक्शन होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग द रिस्क। मैं अभी इसी को समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉरेक्स समझ में आता है ना, तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ये फंक्शंस 3 ही थे, बाकी शुरू के 2 तो इतने समझाने के नहीं थे, मैंने फिर भी समझाया आपको। लेकिन जो हेज है, मैं इसको ज्यादा फोकस करना चाहता हूं इस पे। सर क्या ये सिलेबस में ज्यादा आता है? नहीं, इतना नहीं आता है। क्या जनरल नॉलेज? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए क्या होता है हेजिंग। देखिए हेज का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग द रिस्क। अब सर कौन सा रिस्क, क्या रिड्यूस, क्या रिस्क है, क्या रिड्यूस करना है, बताइए ना, अभी बताते हैं। देखिए आज डेट है, मान लेते हैं 1 जनवरी 2024, ठीक है। मैं एक मशीनरी खरीद रहा हूं। मैंने क्या परचेज की? एक मशीनरी परचेज की है। मैंने क्या मशीनरी क्या परचेज किया? मैंने मशीनरी परचेज की है। और जो मशीनरी है ना, ये $1000 की है। कितने डॉलर की है? $1000 की है। और आज जो रेट चल रहा है, आज 1 तारीख को जो रेट चल रहा है, वो रेट चल रहा है $1 आपका ₹50 का है। तो मेरे को इस मशीनरी को पेमेंट करने के लिए कितने रुपए चाहिए भाई? ₹50,000। कैसे? 1000 इंटू में 50, यह आ जाएगा आपका ₹50,000। यानी कि अगर आपको मशीनरी परचेज करनी है तो मैं बैंक में ₹50,000 लेके जाऊंगा, उनको चेंज कराऊंगा $1000 में, और जो मेरा यूएसए वाला जो मेरा एक्सपोर्टर है, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। मान लेते हैं ये ₹50,000 मेरे पास नहीं है। मैं एक्सपोर्टर के पास आ जाता हूँ, बड़े प्यार से उसके साथ मीटिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है, प्लीज आप ऐसा कीजिए, मेरे को ना 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दीजिए। वो सोचता है, वो कहता है चलो ठीक है, 30 दिन को आपका क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। लेकिन 30 दिन बाद, लेकिन 30 दिन बाद आप मेरे को पेमेंट करोगे। उसने कहा ठीक है, यानी कि इसको पेमेंट कब करनी है? 30 दिन बाद, 31/1/2024 को इसको क्या करनी है? पेमेंट करनी है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या ये रेट 30 दिन बाद भी इतना ही रहेगा? क्या ये जरूरी है? सर ये तो 1 मिनट के लिए नहीं रहता। अगर मार्केट फ्लक्चुएशन होती है ना, फ्लेक्सिबल रेट होता है, 1 मिनट के लिए सेम नहीं होता। आप तो 30 दिन की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये रेट ऊपर भी जा सकता है और ये रेट नीचे भी आ सकता है। कहने का मतलब $1 आपका 40 का भी हो सकता है, या फिर $1 आपका 60 का भी हो सकता है। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। मान लेते हैं $1 की कीमत 31 तारीख को हो जाती है 60 रुपीज। अब आपको पेमेंट कितनी करनी है? पेमेंट तो $1000 ही करनी है। पेमेंट तो $1000 ही करनी है। लेकिन जब आप इनको बैंक से एक्सचेंज करने गए, ₹50,000 जेब में लेके गए थे, बैंक वाला बोलेगा सुनो आज का रेट 60 है, ₹60,000 निकालो भाई। मैंने कहा यार ये तो 50,000 की डीलिंग थी, मैं तो ₹50,000 लेके बैठा था। नहीं, ₹60,000 दो। यहां मेरा फंस गया मैं, और मेरा कितना लॉस हो जाएगा? 10,000 का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। और इसको बोलते हैं, कौन सा लॉस है? करेंसी लॉस, एक्सचेंज लॉस बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको? एक्सचेंज लॉस। मैंने सेम पेमेंट करी है, लेकिन मेरा जो एक्सचेंज है, मेरे को जो डॉलर में और रुपीज में कन्वर्ट कराने में मेरे को ₹10,000 का चूना लग गया, लॉस हो गया।
इसको बोलते हैं एक्सचेंज लॉस। इसी लॉस को कवर करने के लिए, बहुत सारी टेक्निक मार्केट में होती है, हेजिंग टेक्निक। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हो गया, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मतलब आज ही बता दिया जाएगा आपको, 1 तारीख को ही बता दिया जाएगा बैंक वाले। फॉरवर्ड रेट मैं क्या कहता हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ फॉरवर्ड, बहुत सारी टेक्निक होती है इसी लॉस को कवर करने के लिए, उन्हीं टेक्निक को बोला जाता है हेजिंग। उन्हीं टेक्निक को बोला जाता है हेजिंग टेक्निक। जो ये लॉस होता है ना, इसको, ये लॉस ना हो, इसी को कवर करने के लिए हेजिंग टेक्निक बोली जाती है। और ये यही फंक्शन प्रोवाइड कौन करता है? मार्केट प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, ये तो प्रॉफिट भी हो सकता था, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या मेरा मोस्टली तो क्या होता है, डॉलर की कीमत ज्यादा ही बढ़ती ही रहती है तो लॉस होने का ज्यादा चांस होता है, 90% तो लॉस होने का चांस ही होता है। तो मान लेते हैं लॉस हो रहा है, इसको बचाने के लिए बहुत सारी टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं हेजिंग। रिड्यूसिंग द रिस्क, एलिमिनेटिंग या अवॉइडिंग द रिस्क नहीं। एलिमिनेट तो आप रिस्क को कर ही नहीं सकते भाई, एलिमिनेट कैसे हो जाएगा? जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता रिस्क भाई। आपको एक 100% पता है एक 30 दिन बाद यही रेट रहना है, नहीं, ये तो 1 मिनट का नहीं पता होता। लेकिन हाँ, हम इस रेट को या फिर हम इस रिस्क को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, इस लॉस को कम कर सकते हैं हेजिंग टेक्निक की वजह से। उनमें से मैं एक बता देता हूं आपको, आपके जनरल नॉलेज के लिए एक बता देता हूं। कौन सी बताता हूं मैं? फॉरवर्ड रेट का बता देता हूं। क्या बता रहा हूं मैं? फॉरवर्ड रेट। ये क्या होता है? बैंक क्या बोलेगा, अब बैंक के पास गए, ये सारे अपनी जो अपनी ये थी प्रॉब्लम है कि गए बैंक के पास 1 तारीख को ही, 1 तारीख को ही बैंक के पास गए। बैंक ने बोला सुनो इतनी टेंशन मत लो, आपको लग रहा है ना कि आपको लॉस होगा। मैंने कहा यार हाँ। बैंक वाला बोलता है सुनो आप 31 तारीख को आना मेरे पास। बैंक वाला बोल रहा है ये सारी चीजें, बैंक वाला बोलता है आप 31 तारीख को आना और मैं आपको $1 ना 53 में दे दूंगा। मैं $1 आपको 53, आप मान के चल रहे हो 60, मैं आपको 53 में ही दे दूंगा। मैंने कहा यार लॉस तो मेरे को तब भी होगा। कैसे? सर मैं पहले 1,000 को 60 की जगह मैं कितने 53, मेरे को 53,000 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 53,000। यहाँ पे 3,000 तो फिर भी मेरा लॉस होगा। लेकिन बैंक वाला बोलेगा सुनो इसमें तो 10,000 का लॉस हो रहा है, मैं मेरे साथ डील कर रहे हो तो सिर्फ 3,000 रुपए का ही तो लॉस हो रहा है, 7,000 का तो प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। 10,000 रुपए का लॉस था, 3,000 में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसको, आपके जेब के 7,000 में बचाया ही तो है। तभी यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग नॉट एलिमिनेटेड। एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, रिड्यूस जरूर कर सकते हो। तो एक टेक्निक का नाम क्या होता है? फॉरवर्ड रेट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हम इसको। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हम एक रेट फिक्स कर देते हैं बैंक के साथ कि इस तारीख को मैं इतने में ही आपसे पैसे में डॉलर खरीदूंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक होता है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी ये जो लेक्चर है इसको खत्म करते हैं। अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके।